नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं राष्ट्रीय काव्य धारा। हम इस वीडियो में राष्ट्रीय काव्य धारा क्या है, कब से शुरू हुई, हिंदी साहित्य में कब इसका जिक्र आता है और राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी कविताएं तथा उदाहरण सहित पूरी वीडियो को समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल हिंदी की बिंदी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राष्ट्रीय काव्य धारा। हिंदी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का जो रूप आधुनिक काल में दृष्टिगत होता है, उसकी एक परंपरा संस्कृत साहित्य से होती हुई आई है। यह बात दूसरी है कि उसका जो रूप हमें आधुनिक काव्य में मिलता है वह संपूर्ण संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश तथा हिंदी काव्य के आदि भक्ति और रीति कालों में नहीं है। इसका कारण है कि आधुनिक राष्ट्रीय भावना आधुनिक युग की देन है, इसलिए उसका पूर्ण प्रतिफलन आधुनिक हिंदी काव्य में ही हुआ है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि आधुनिक राष्ट्रीयता की आंशिक अभिव्यक्ति उक्त काव्यों में अवश्य हुई है। आंशिक इसलिए कि राष्ट्रीयता के भूमि, जन और जन की संस्कृति संबंधी विविध तत्वों में से कुछ की अभिव्यक्ति उनमें है। राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक पक्ष की अभिव्यक्ति संस्कृत काव्य की विशेषता रही है। राष्ट्र बनने, उसकी रक्षा करने, उसके प्रति अनुराग प्रकट करने की प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब संस्कृत साहित्य में है। जन्मभूमि के प्रति प्रेम की संस्कृति संबंधी काव्य में अनेक उक्तियां हैं। स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन के विकास की और संस्कृत साहित्य का झुकाव रहा है, इसीलिए उसमें राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति मानित है। इससे स्पष्ट है कि हिंदी में राष्ट्रीय काव्य उसे ही माना गया है जिसमें देश प्रेम की भावना प्रबल हो। ऐसा काव्य उस समय खूब रचा जाता है जब देश में राजनीतिक गुलामी हो अथवा उस पर कोई बाह्य आक्रमण हो। कवि की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि कवि नैतिक बंधनों से रहित होकर उच्च श्रृंखलाओं तक पर उतर आए और अपनी अनैतिक रचनाओं से अराजकता फैला दे। स्वतंत्रता के पक्षधर यह दलील देते हैं कि कवि क्रांतिदर्शी होता है, उसमें युगीन चेतना का जितना अधिक प्रस्फुटन होता है उतना अन्य मानवों में नहीं। तब यह कैसे संभव है कि वह अपनी रचनाओं में उच्च श्रृंखल हो जाए। इस स्वतंत्रता का अर्थ दायित्वहीनता नहीं है, वर्ण मर्यादा का निर्वाह है। कवि के समान चेतन प्राणी व्यक्ति स्वातंत्र्य के द्वारा अपने सामाजिक दायित्व की रक्षा ही कर सकेगा। काव्य रचना का उदाहरण देते हुए यह कहा जा सकता है कि स्वातंत्र्य जब कवि को मिला तो उसने भक्ति युग में अपूर्व काव्य हमें दिया है, किंतु जब राजाश्रमों में पलने वाली रीतिकालीन कविता पर आश्रयदाता की प्रशंसा एवं मनोरंजन का बंधन लगाया गया तो उत्कृष्ट रचनाएं नहीं हो सकी। उनमें स्थूलता एवं चमत्कार का बाहुल्य ही रहा। वास्तव में जहां कवि की प्रतिभा को स्वतंत्रता नहीं रहती, वहां काव्य चेतना का हनन होता है। जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कवि को नहीं है, वहां उसकी वृत्तियां आत्मनिष्ठ नहीं हो जाती हैं, उसका साहित्य अंतर्मुख हो जाता है। बाह्य जगत से दृष्टि खींचकर कवि अंतर्मुख मन पर दृष्टि डालता है। छायावादी युग के पूर्व जब कवि की स्वतंत्रता पर आक्षेप हुआ तो छायावाद का जन्म हुआ। उसका अहम ही समाज और परिस्थिति का सत्य बन गया। वह जग दर्शन नहीं अपितु आत्मदर्शन करता है।
इसे संघर्ष से जीवन जगत की सच्चाइयों से पलायन भी कहा जाता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य के युग में कवियों ने अपने युग के आश्रयदाताओं की विलास भावना की तृप्ति के लिए रचनाएं की, अथवा जीवन के संघर्ष से दूर भागकर व्यक्तिगत आनंद को ही कला का उद्देश्य ठहराया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप समाज चेतना का नारा उठाया गया और कहा गया कि जनता के लिए साहित्य रचना होनी चाहिए, वह केवल महलों की ही विरासत न रहे। कला के लिए सिद्धांत की निस्सारता सिद्ध की गई कि साहित्य विचारों की अनुभूति है, उसका समाज से कोई अलग अस्तित्व नहीं है। स्टालिन के शब्दों में कलाकार मानव आत्मा का इंजीनियर है। उसकी रचना का उद्देश्य कला अथवा मन बहलाव नहीं, बल्कि समाज का भौतिक और सांस्कृतिक कल्याण होना चाहिए। कवि मात्र वर्ग चेतना का गायक ही नहीं है, उसकी वाणी पर राज सत्ता की मोहर की भी अपेक्षा नहीं है। वह राजनीति का अनुचर नहीं है। साहित्य स्वतंत्र है और उसका संवाहक कवि भी स्वतंत्र है। किंतु राजकीय दंड विधान से मुक्ति का यह तात्पर्य नहीं है कि वह अपने साहित्य के लिए समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कवि सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे यह अधिकार नहीं कि वह अपनी अनैतिकता से संपूर्ण समाज को अनैतिक बना दे। वह लोक मंगल से अलग रहकर जी ही नहीं सकता। सच्चा कवि तो वही है जो स्वतंत्र होकर अनुत्तरदायी नहीं है। वह समाज की प्रत्येक गतिविधि से प्रेरणा ग्रहण करता है तथा विषम परिस्थितियों में जन भावना को तीव्रता तथा उत्साह प्रदान करता है। कवि अपने काव्य में जनमानस को प्रतिफलित करता है तथा उसे नई दिशा देने का प्रयास करता है। जब राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, उसके विकास की दिशा में कविता गतिशील होती है। विदेशी आक्रमण तथा प्रतंत्रता की स्थिति में विदेशी शक्ति को देश के बाहर निकालने के लिए वह जनमानस में उत्सर्ग एवं बलिदान की प्रेरणा भरती है। सांस्कृतिक उन्नयन की ओर कविता प्रवृत्त होती तथा पुनरुत्थान की कामना करती है। तो राष्ट्रीय काव्य धारा किस तरह से उत्पन्न हुई, उसमें कवि का क्या कर्तव्य है, ये इन सभी बातों के अध्ययन से हमें स्पष्ट पता लग रहा है धीरे धीरे कि कवि का कर्तव्य कैसे गुलामी के समय में अधिक उत्तरदायित्वजनक हो जाता है। 1920 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय जागरण के इतिहास को नई दिशा मिली। इसके दिशा नायक थे गांधी जी। उन्होंने सत्याग्रह और सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना में कर्मयोग की क्रांति का सूत्रपात किया। द्विवेदी युग की राष्ट्रीय भावना मंच की चेतना थी, लेकिन कर्मयोगी गांधी ने उसे लोक चेतना की सक्रियता प्रदान की। मंचीय भावना की राष्ट्रीयता का संपर्क जनजीवन से उतना नहीं था और न उसमें कर्म की प्रेरणा ही अधिक थी। छायावाद युग में राष्ट्रीय भावना को लोक शक्ति मिली और कर्म की गतिमयता प्राप्त हुई। इसलिए इस युग में राष्ट्रीय काव्य धारा एक नई शक्ति लेकर प्रवाहित होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर देश में व्याप्त उथल पुथल को हिंदी कवियों ने अपनी कविता का विषय बनाकर साहित्य के क्षेत्र में दोहरे दायित्व का निर्वहन किया। स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा के लिए कवि व साहित्यकार एक ओर तो राष्ट्रीय भावों को काव्य के विषय के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय चेतना को भी हवा दे रहे थे। कवि व साहित्यकार अपनी उर्वर प्रज्ञा भूमि के कारण युगीन समस्याओं के प्रति अधिक सावधान व संवेदनशील रहता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक भिन्न भिन्न चरणों में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं की कोख में स्वातंत्र्य चेतना का विकास होता रहा। भारतेंदु युग का साहित्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हिंदुस्तान की संगठित राष्ट्रीय भावना का प्रथम आह्वान था। यहीं से राष्ट्रीयता का जननाद शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप द्विवेदी युग ने अपने प्रौढ़तम स्वरूप के साथ नवीन आयामों और दिशाओं की ओर प्रस्थान किया। भारतेंदु की भारत दुर्दशा, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, देश दशा, राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा के साथ राजनीतिक चेतना की धार तेज हुई। द्विवेदी युग में कविवर शंकर ने
शंकर सरोज शंकर सर्वस्व, गर्भ रंढारस्य के अंतर्गत बलिदान गान में प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। वज्रनाद से व्योम जगा दे देव और कुछ लाग लगा दे के ओजस्वी हुंकार द्वारा भारत भारतीकार मैथिली शरणगुप्त ने स्वदेश संगीत व सर्वश्रेष्ठ सशक्त रचना भारत भारती में ऋषिभूमि भारतवर्ष के अतीत के गौरवगान के साथ में वर्तमान पर क्षोभ प्रकट किया है। छायावादी कवियों ने राष्ट्रीयता के रागात्मक स्वरूप को ही प्रमुखता दी और उसी की परिधि में अतीत के सुंदर और प्रेरक देश प्रेम संबंधी मधुर गीतों व कविताओं की सृष्टि की। निराला की वरदे वीणा वादनी भारती जय विजय करे जागो फिर एक बार, शिवाजी का पत्र प्रसाद की अरुण यह मधुमेह देश हमारा, चंद्रगुप्त नाटक में आया हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती आदि कविताओं में कवियों ने हृदय के स्तर पर अपनी प्रशस्त राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद पंत महादेवी के अतिरिक्त राष्ट्रीयवादी काव्यधारा के कवियों में रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि कवियों ने परंपरागत राष्ट्रीय सांस्कृतिक भित्ति पर ओजपूर्ण स्वरों में राष्ट्रीयता का संधान किया। इन उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त छायावादी काव्यधारा के अन्य कवि भी जिनकी रचनाओं में छायावादी प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। इस दृष्टि से डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा उल्लेखनीय है। इसमें प्रकृति चित्रण, रहस्यवादी भावना, राष्ट्रीयता तथा मानववाद की प्रतिष्ठा हुई है। उदय शंकर भट्ट की राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष आदि कविता संग्रहों में मानवीकरण, सर्वेवादी चेतना, कल्पना प्रवणता, व्यक्तिकता तथा राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति हुई है। भगवती चरण वर्मा ने मधुकण 1931 की रचना की जिसमें व्यक्तिगत प्रणयानुभूति दिखाई देती है। मोहनलाल महतो ने निर्माल्या 1926 एकतारा तथा कल्पना नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अंतर्जगत नामक काव्य संग्रह का प्रणयन किया। जनार्दन प्रसाद झा की अनुभूति और अंतर्ध्वनि, गोपाल सिंह नेपाली की पंछी और रागिनी, केदारनाथ मिश्र की चिरस्पर्श, सेतुबंद, आरती प्रसाद सिंह की कलापी आदि कृतियों में छायावादी भाषा शैली दिखाई देती है। उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से जुड़ी कुछ अन्य कवियों की भी रचनाएं हैं जो देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। राम नरेश त्रिपाठी ने मानसी, पथिक, स्वप्न नामक खंड काव्यों की रचना की जिसका एकमात्र उद्देश्य सुषुप्त भारतीयों को जागृत कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना था। इसके अतिरिक्त उदय शंकर भट्ट की तक्षशिला, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की जीवन संगीत, दिनकर की रेणुका, मैथिली शरणगुप्त की स्वदेश संगीत, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की राष्ट्रीय मंच, केदारनाथ मिश्र प्रभात की ज्वाला, महेश चंद्र प्रसाद की कांग्रेस शतक आदि रचनाएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिससे भारतीय जनमानस को नई चेतना और दिशा मिली। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी कविता की पृष्ठभूमि व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय है। इस काव्यधारा पर स्वच्छंदता और साम्यवाद के स्वरों का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। छायावादी परिस्थितियां राष्ट्रीय संगीत का सृजन करती हैं। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे, भगवती चरण वर्मा आदि की कविताओं को राष्ट्रीय तथा मानवीय मूल्यों ने सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। राष्ट्रीय काव्यधारा की पृष्ठभूमि को एक तरह से हमने समझाया। इसमें हम इसकी 2 वीडियो और बनाएंगे। अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं के साथ साथ उदाहरण सहित आपको राष्ट्रीय काव्यधारा के बारे में समझाएंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं आपको क्या कुछ खास पसंद आया, कैसी लगी। और यदि फिर भी वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई सवाल हो, काव्यधारा को लेकर के, राष्ट्रीय काव्यधारा को लेकर के, हिंदी साहित्य को लेकर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करेंगे। और अपने दूसरे सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें।
और हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ और सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसके माध्यम से भी आप अपने सिलेबस की, अपने कोर्स की, अपनी कक्षाओं की वीडियो तलाश सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।